अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जमात नए हैं, सब्जेक्ट आपका उर्दू है। आप लोगों के असेसमेंट के लिए हम इसके रिवीजन करेंगे, आज दोहराई करेंगे आपका जितना भी सिलेबस था। आपके यहाँ पर हिस्सा नसर के अंदर आपका सबक नंबर 7 से लेकर 10 तक है। आराम व सुकून, लहू और कलीन, इम्तिहान, मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। सबसे पहले हम इसके अंदर आराम व सुकून के बारे में पढ़ेंगे। योर पेज नंबर 46। जब भी आप अपना चैप्टर तैयार करते हैं उससे पहले आप देखेंगे तो आपको मुसन्निफ़ के बारे में पूरे पेज के ऊपर जो है वो कुछ मालूमात दी गई हैं, उनको आपने अच्छे से याद करना होता है। इसके अंदर से आपके पेपर में MCQs या छोटे से क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, आपने इनको पढ़ना है। सैयद इम्तियाज़ अली ताज हैं जिन्होंने ये लिखा है आराम व सुकून। सैयद इम्तियाज़ अली ताज की डेट ऑफ बर्थ है 1900 में ये पैदा हुए थे। 1970 में इनकी वफ़ात हुई थी। ठीक है, एक नामालूम शख्स ने इनको कत्ल कर दिया था। इनकी जो इम्पॉर्टेंट अहम चीज़ें हैं वो हम अंडरलाइन करेंगे। सैयद इम्तियाज़ अली ताज लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद मौलवी मुमताज़ अली को शम्सुल इल्मा का ख़िताब मिला था। 1932 में मशहूर ज़माना ड्रामा अनारकली इन्होंने लिखा था। इनके मज़ाहिया के चचा छक्कन के नाम से मशहूर हुए। ठीक है, तहज़ीबी नस्वा, रसाला और फूल के ये मदीर रहे थे। रेडियो पाकिस्तान से इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, पाकिस्तान हमारा है। रेडियो के लिए उन्होंने दर्जनों ड्रामे और फीचर लिखे थे। इम्तियाज़ अली के ड्रामों की सबसे अहम खसूसियत ये है कि इनके जो मुकालमे होते हैं वो बेसाख्ता होते हैं। इनके किरदार जो होते हैं वो मसनूई नहीं लगते हैं, बेसाख्ता जुमले होते हैं। वो किरदारों के मुँह से इस तरह से फ़ील हो रहे होते हैं जैसे कि वो असल ज़िंदगी के किरदार हैं। इनका ये जो है सबक आराम व सुकून जो इनका एक है मज़मून, इसके अंदर उन्होंने एक ऐसे इंसान के बारे में बताया है जो कि बीमारी की वजह से घर पर है, उसको सुकून की ज़रूरत है, लेकिन घर में भी इतना शोर है, कभी बच्चा तंग कर रहा है, कभी बीवी बहुत बोल रही है, कभी हमसाये से आवाज़ें आ रही हैं, तो वो सुकून के साथ रह नहीं सकता। आखिरकार इन सारी बातों की वजह से मजबूर होकर वो दफ्तर जाने पर ही मजबूर हो जाता है। तो इसके अंदर जो है आराम और सुकून की उन्होंने अहमियत को वाज़िया किया है। आप इसको पढ़ेंगे, इसको पहले 2-3 दफ़ा अच्छी तरह पढ़ा करें, उसके बाद जब आप इनको अपने अल्फाज में लिखते हैं तो वही खुलासा होता है। ठीक है, हमेशा हर चीज़ जो है वो की बुक की तरफ मत जाया करें, खुद से इसको पढ़ें और फिर कीजिए। क्वेश्चन आंसर्स आप इनके करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद आप इसकी सारी ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे और ये सारा इसके अंदर से ही है, कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट है आपका लहू और कलीन। इस चैप्टर के अंदर मुसन्निफ़ जो है हमारे इंसानी रवैयों के बारे में बता रहा है कि आजकल हमारे माशरे में कितनी रियाकारी हो गई है, हम लोग जो है वो अपने असल से दूर होते जा रहे हैं। इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो मिर्ज़ा अदीब हैं, 1914 में पैदा हुए हैं। 1999 इनकी जो है वो वफ़ात का सन है। मिर्ज़ा अदीब की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, अहम चीज़ें हैं वो हम इसको जो है अंडरलाइन करेंगे। मिर्ज़ा अदीब का असली नाम दिलावर अली और कलमी नाम मिर्ज़ा अदीब है। 1931 में इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट से मैट्रिक करने के बाद उन्होंने 1935 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर से BA ऑनर्स किया था। अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ, अगर आपसे MCQs वगैरह में पूछने तो आपको पता होना चाहिए 1936 में। 1935 में इन्होंने रसाला अदब लतीफ़ की अदारत संभाली थी। मिर्ज़ा अदीब यकयाबी और रेडियाई ड्रामा नगारी में अहम मुकाम रखते हैं। ड्रामा जो है वो इनकी अहम चीज़ है जिसके ऊपर इनकी दस्तरस हासिल है। लहू और कालीन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, आप इनका खुलासा करेंगे। नेक्स्ट है आपका इम्तिहान। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने इसको लिखा है। इम्तिहान के अंदर वो आपको सिर्फ ये बता रहे हैं, मज़ाहिया तौर पर इसको उन्होंने लिखा हुआ है इस मज़मून को, जिसके अंदर वो इम्तिहान के बारे में बता रहे हैं कि लोग इम्तिहान से डरते हैं, लेकिन मुसन्निफ़ अपने बारे में बता रहे हैं मैं इसके कोई भी इसकी वजह से टेंशन नहीं लेता, ना मैं इसको फ़ील करता हूँ। तो वो अपना एक्सपीरियंस एक बता रहे हैं कि उसने लॉ कॉलेज का जो इम्तिहान दिया था लॉ का, वो किस तरह से किया था। इनकी भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करेंगे। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग दिल्ली में पैदा हुए। पहले आप इनकी जो तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात है उनको अच्छे से याद किया करें। ठीक है, ज़माना तालिब इल्म में ड्रामे और क्रिकेट का शौक़ रहा। 1970 में हैदराबाद दक्कन चले गए। तालीम और फिर अदालत के महकमों से वाबस्ता रहे थे। इनकी जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है, इनका तर्ज़ तहरीर सादा और पुरलुत्फ़ है, शगुफ्ता अंदाज में लिखते हैं और इनकी जो ज़ुबान है वो दिल्ली की ख़ास ज़ुबान है। ठीक है, कोई इनके अंदर बनावट नहीं है। और जो रशीद अहमद सिद्दीकी ने इनके बारे में कहा है उसको आप ज़रा याद रखेंगे। कलमी नाम था इनका मिर्ज़ा आलम नशरा, फिर बाद में इन्होंने अपने असल नाम से लिखना शुरू कर दिया था। अब इनके इम्तिहान के जो है वो आप लोग क्वेश्चन आंसर्स और ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से याद करेंगे। नेक्स्ट है मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। शफ़ीकुर रहमान ने इसको लिखा है, उनके बारे में भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो देखेंगे।
1920 में ये पैदा हुए थे, 2000 तक जो है वो इनकी ज़िंदगी का सफ़र जारी रहा। 2000 में इनकी वफ़ात हो गई थी। ज़िला जालंधर में कला नूर के मकाम पर पैदा हुए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनको अंडरलाइन क्या करें, ये आपके MCQs में आ सकती हैं। 1942 में इन्होंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS का इम्तिहान एजाज़ के साथ पास किया। पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बने। इनका मज़ाक का जो अंदाज़ है हल्का फुल्का और शाइस्ता है, ठीक है। वो बावकार मुकाम पर जो है वो अपना मज़ाक करते हैं, उससे नीचे नहीं आते। इसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो जानवरों के बारे में बताया और उसका मज़ाक के रंग में उनकी जो सिफ़ात बयान की हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आप इनको करेंगे। हिस्सा नज़म में आपकी नज़म नंबर 3 और 4 है। जब आप नज़म की तशरीह करते हैं तो उस वक्त ध्यान ये रखा कीजिए कि आपको अल्फाज के सही मतलब का पता हो। जब अल्फाज के मायने आपको अच्छे से याद होंगे उसके बाद ही आप तशरीह को खूबसूरत तरीके से कर सकेंगे। तशरीह में पहले इसको अपने अल्फाज में लिखा करें कि आपको क्या लगता है शायर इसमें क्या कहना चाह रहा है, उसकी गहराई को महसूस कीजिए, उसके बाद उसकी तशरीह करनी आपने। और ज़्यादा उसको लंबा नहीं खींचना और कोशिश किया करें कि जब आप एक शेर की तशरीह कर रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड कोई आपके पास शेर हो जो उसके अंदर आप कोट कर सके। जितनी ज़्यादा आपकी चीज़ें उसके अंदर कोटेशन के तौर पर ऐड होती हैं उतना आपका पेपर में अच्छा असर पड़ता है। गज़ल आपके पास है, गज़ल नंबर 3 और 4। इनके भी जो आपके शायर हैं उनके आपने हालात ज़िंदगी को अच्छे से पढ़कर जो अहम चीज़ें हैं उनको आपने निकालना है, उनको अच्छे से याद करना है। जब आप गज़ल की तशरीह करते हैं तब आप याद रखा करें कि गज़ल में बाज़ का 2 मायने होते, एक हकीकी होता है और एक मजाजी मायने होता है। आपने गज़ल को पढ़ना है, शेर को देखना है, अगर वो दोनों मायनों में यूज़ हो रहा है तो पहले आप उसके मजाजी मायने बयान करेंगे, फिर आप उसके हकीकी मायने को बयान करके उसकी तशरीह करेंगे। तशरीह में भी इसी चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आपको जो शेर दिया जाए आपने उसके बारे में कोई ना कोई शेर आपके पास हो या कोई आपके पास कोटेशन हो जो उसको आप ऐड करें। और हमेशा जो भी चीज़ आप ऐड करते हैं वो आप दरमियान में करते हैं। जैसे आप तशरीह लिख रहे हैं और आपने उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है तो वो आप दूसरे रंग के मार्कर से या पेन के साथ उसको ऐड करते हैं। तो आपने आज अपने सारे चैप्टर्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है।